करंट अफेयर्स फॉर यूपीएससी बाय जकी में आप लोगों का स्वागत है। जियो इंजीनियरिंग अभी भी खतरनाक है। इस मुद्दे पे हम चर्चा करेंगे और जानेंगे कि जियो इंजीनियरिंग क्या है, इसके कितने विधियां हैं, किस तरह से जियो इंजीनियरिंग होता है और ये क्यों खतरनाक है, पर्यावरणविद क्यों इसका विरोध कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। जियो इंजीनियरिंग अभी भी खतरनाक है। जलवायु परिवर्तन के हल को लेकर जियो इंजीनियरिंग का विचार पहले तो हाशिए पे था, लेकिन पिछले कुछ दशकों में देखा जा रहा है कि ये लगातार मुख्य धारा की ओर बढ़ रही है। तो बेसिकली पिछले कुछ प्रयोग जैसे कि लो फैक्स, बेसिकली ये जो था ये महासागरीय लौह का प्रयोग करके कवक को पैदा करना जिससे फाइटोप्लैंक्टन पैदा हो और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने में मदद करे। उसी तरह से एक और प्रोजेक्ट था स्पाइस, इसमें था कि जो बैथोर्ड बैलून होता है उससे समताप मंडल में सौर विकिरण प्रबंधन करना, यानी सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट करना। इस दोनों प्रोजेक्ट को रोक दिया गया है और इसका पर्यावरणविद विरोध कर। तो देखेंगे पर्यावरणविद क्यों विरोध कर रहे हैं। तो इन सब का तो विभिन्न आकारों के अन्य परियोजनाएं भी हाल ही में मानव जनित जलवायु, जो मानव ने 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी में औद्योगिक क्रांति के बाद जो हमारे जलवायु को हानि पहुंचाया उसको हल करने के रूप में ये किया जा रहा है और इस तरह से कोशिश की जा रही है। तो आखिर जानते हैं जियो इंजीनियरिंग है क्या। तो बेसिकली जियो इंजीनियरिंग जो है वो बड़े पैमाने पर हस्तक्षेप है, यानी जो हमारा पृथ्वी है उसका बड़े पैमाने पर जो हमारा प्राकृतिक प्रणाली है उसमें किस तरह से तब्दीली की जाए, किस तरह से चेंजेस किया जाए, इसको जो हमारा जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको उलट करना, यानी उसके उलट कर देना, जो हमारा प्राकृतिक जो चक्र है उसको रोक देना, हस्तक्षेप करके रोक। तो बेसिकली यदि हम देखें तो ऑक्सफोर्ड जियो इंजीनियरिंग प्रोग्राम के अनुसार ग्रह को ठंडा करने के लिए वैश्विक जलवायु भौतिक रूप से हेरफेर करने, यानी जो वैश्विक जलवायु है उसमें फिजिकली उसको चेंज कर देना, यानी हेरफेर कर देना। उसी तरह से ये तकनीक मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में आते हैं। नंबर 1 सौर विकिरण प्रबंधन, सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट, जिसको एसआरएम कहा जाता है। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जिसको सीडीआर शॉर्ट में कहा जाता है। और तीसरा है मौसम संशोधन। तो बेसिकली जो सौर विकिरण प्रबंधन है वो विशिष्ट प्रौद्योगिकी में अंतरिक्ष में सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देना, यानी परिवर्तित कर देना, और सल्फेट का बादल पे छिड़काव करके ये हो सकता है। इससे क्या होगा कि जो सोलर रेडिएशन है, जो सूर्य ताप है, उसको कम कर देना और इसे रिफ्लेक्ट होता। तो चलिए देख लेते हैं, एक स्मॉल सा फिगर है, इस पे आप समझ लीजिए किस तरह से होता है। तो ये जो है आप प्लेन के द्वारा इस पे छिड़काव करते हैं सल्फेट का, जिससे ये हो जाता है। उसी तरह से आप इस पे छिड़काव करेंगे ये फिर हो जाएगा। उसी तरह से कुछ जगह स्पेस मिरर भी लगाने की बात चल रही है, जो इंजीनियरिंग में चेंज होगा, जो स्पेस में आप जाके मिरर लगा दें और जो रेडिएशन आए उसको वही स्पेस से ही रिफ्लेक्ट सोलर को कर दिया जाए। तो ये सारी चीजें जो आती है वो आती है आपको सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट। ठीक, अब क्या होता है तो इसके आगे जो दूसरी तकनीक है तो इसमें अगर हम देखेंगे तो अभी हाल ही में इसका कौन सा कहाँ उपयोग हो रहा है। तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में क्लाउड ब्राइटनिंग के लिए नए तकनीकों को विकसित करने के लिए पिछले साल क्या था, सेंटर फॉर क्लाइमेट रिपेयर बनाया गया। तो आपको पीटी के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है कि सेंटर फॉर क्लाइमेट रिपेयर कहाँ बनाया गया था, तो कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में। ये कौन सी टेक्निक से संबंधित था, तो सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट से संबंधित था। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन सरकार, जो ऑस्ट्रेलियाई सरकार है, उसने ग्रेट बैरियर रीफ के पास जो पानी का तापमान है उसको ठंडा करने के लिए, जो इसी साल मतलब आप देखेंगे जो इस साल भी ये प्रयास चल रहे हैं कि बादल को वो कर रहा है कि किस तरह से हम बादल के द्वारा सोलर रेडिएशन को लौटा दिया जाए और जिससे हो। तो ये सारी जो कैम्ब्रिज में आप देखें या ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट देखें, ये एसआरएम यानी सोलर रेडिएशन मैनेजमेंट का उपयोग कर रहा है।
उसी तरह दूसरी टेक्निक है कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना या कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में सीडीआर कहा जाता है। इसमें है कि अधिक से अधिक कार्बन को अवशोषित करने के लिए फाइटोप्लैंक्टन को प्रोत्साहित करना, महासागर में लोहा दे दिया जाए या डंपिंग कर दिया जाए यूरिया का, जिससे फाइटोप्लैंक्टन बने और जिससे ज्यादा से ज्यादा सोलर रेडिएशन हो, इसको सोच सके। तो बेसिकली जो कार्बन कैप्चर टेक्निक है उसमें भी 3 टेक्निक आते हैं। एक तो कार्बन कैप्चर स्टोरेज CCS कहा जाता है, दूसरा डायरेक्ट एयर कैप्चर, यानी आप एयर में लगाना और डायरेक्ट कैप्चर करते हैं। उसी तरह से तीसरा है बायो एनर्जी, जैसे कार्बन कैप्चर, यानी जो बायो एनर्जी है, जो पेड़ पौधा है वो कार्बन को कैप्चर करेगा, फिर आप उसको स्टोरेज कर लेंगे, तो उसको कहा जाता है बायो एनर्जी कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है बेसिकली सीडीआर टेक्निक है और इसका मेन उद्देश्य है शुद्ध शून्य यानी नेट जीरो बनाना। अगर नेट जीरो पे आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पे आ सकते हैं। तो बेसिकली इसमें क्या है कि ये सारी चीजें अगर होती है, कार्बन को हटाना होता है, तो जो हमारा कार्बन साइकिल है नेचर में, उसमें छेड़छाड़ हो जाएगा, तो इसमें हस्तक्षेप होगा और इसलिए पर्यावरण विद विरोध कर रहे हैं। कोई भी नेचुरल साइकिल पे आप छेड़छाड़ करेंगे तो वो हमारे लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, आप देखेंगे सीडीआर या आप देखेंगे नेगेटिव टेक्नोलॉजी क्या क्या होते हैं। तो एक तो ये है, आप देखेंगे कि ये डायरेक्ट कार्बन कैप्चर हो रहा है, तो डायरेक्ट कार्बन कैप्चर हो रहा है, डायरेक्ट एयर कैप्चर DAC, तो इसके द्वारा कार्बन को करके यहाँ आपको स्टोरेज कर रहे हैं। उसी तरह से ये देखिए पेड़ पौधे आप लगाए, बायो एनर्जी किए और सर्टेन एपरेटस लगा के, तो बायो एनर्जी कार्बन कैप्चर स्टोरेज भी आपने कर लिया। उसी तरह से ये देखिए आयरन फर्टिलाइजेशन होता है, यानी आपने आयरन दे दिया जिससे फाइटोप्लैंक्टन बढ़ गया। अब फाइटोप्लैंक्टन बढ़ा तो वो आपको सोलर रेडिएशन मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसको ज्यादा से ज्यादा कैप्चर करेगा, ज्यादा से ज्यादा कार्बन वो सोखेगा। तो ये सारी टेक्निक है। उसी तरह से कोस्टल कार्बन इनहांसमेंट, जिसमें आप मैंग्रोव का पेड़ वगैरह लगाते हैं, उसी तरह से इनहांस वेदरिंग भी आप कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक है, इसके बारे में और विस्तृत रूप से जानेंगे तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं जो हमारे ब्लॉग पे मौजूद है। ठीक है, तो हमारे कांटेक्ट पे आप जाइए, आप हमारे ब्लॉग को फॉलो कीजिए और टू वे कम्युनिकेशन चाहते हैं तो आप हमसे वार्तालाप भी कर सकते हैं, उस पर आपको हमारा नंबर भी मिल जाएगा। तो चलिए आगे चलते हैं। तो मौसम संशोधन या मौसम में जो चेंजेस होता है, बेसिकली मौसम में चेंजेस में आर्टिफिशियल रेन वगैरह आता है। तो इसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चीन कर रहा है। चीन का उद्देश्य है कि 2025 तक 60% क्षेत्र पे वे कृत्रिम वर्षा करेंगे। तो इस प्रकार वो सबसे यानी विश्व के सबसे बड़े मौसम संशोधन यानी जो वेदर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम वो लागू कर रहा है। तो इस तरह से लागू करने से क्या होगा कि हमारा जो नेचुरल वेदर सिस्टम है, नेचुरल जो क्लाइमेट जो साइकिल है उस पर इम्पैक्ट करेगा और हो सकता है वो जो अभी हम लोग ग्लोबल वार्मिंग के लिए लड़ रहे हैं उससे भी ये ज्यादा खतरनाक हो। तो जियो इंजीनियरिंग इसीलिए इसका विरोध कर, तो जियो इंजीनियरिंग के विरोधी के पास कई मूलभूत ठोस तर्क, क्या ठोस तर्क है वो देख लें हम लोग। तो बेसिकली प्रसिद्ध लेखक और जलवायु परिवर्तन के वकील उसको नोमी क्लोन है, जो उन्होंने कहा है कि हमारे जो प्राकृतिक जो तंत्र है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोलॉजी है, उस वो सेल्फ रेगुलेट होता है, आत्म नियमन होता है और उसको उससे अगर आप दूर ले जाएंगे तो ये काफी हानिकारक होगा हमारे जीवों के लिए, हमारे पृथ्वी के लिए और इंक्लूडिंग हमारे मानव जाति के लिए। तो जियो इंजीनियरिंग के संभावित हानिकारक परिणामों को उसको जानना तो जाए कि क्या इसके परिणाम हो सकते हैं, तो ये काफी खतरनाक हो सकता है। इनमें कुछ परिणाम पहले से ही ज्ञात है, जैसे कि आप सोलर जियो इंजीनियरिंग करेंगे तो वर्षा पैटर्न बदल जाएगा। वर्षा पैटर्न बदलेगा तो इसका मतलब अगर अभी राजस्थान में नहीं बारिश हो रहा है तो राजस्थान में बारिश होने लगेगा और जो व्यापक एरिया है वो सूखे हो सकते हैं और इससे क्या होगा तो जो नेचुरल हमारा पानी का जो सिस्टम है वो सूख जाएगा, वो बाधित होगा। तो ये सारी चीजें हैं। तीसरी बात ये है, इसमें अगर हम देखें तो आर्कटिक क्षेत्र के ऊपर अगर आप सब तापमंडल में ज्वालामुखी का नकल करेंगे, एरोसोल ले जाके वहां उसका नकल करेंगे
तो ये क्या होगा, हमारे एशिया के मानसून को बाधित कर देगा। जो एशिया में जो हमारा मानसून का पैटर्न है वो हो सकता है, जिससे क्या होगा, सूखा बढ़ सकता है, जिससे हमारा भारत प्रभावित होगा। इसके साथ ही अफ्रीका भी होगा, और इससे 2 अरब लोगों को जो भोजन का संकट हो जाएगा, और जल स्रोत भी खतरे में आ सकते हैं। तो ये सारे काफी खतरनाक है, इसीलिए मैंने इसका हेडिंग दिया है जियो इंजीनियरिंग अभी भी खतरनाक। तो अगर आप जियो इंजीनियरिंग करते हैं वेलकम है, लेकिन उसके जब तक के दुष्परिणाम क्या है उसको ठोस तरीके से जाने बिना आप इसको न, ये हमारे ये। और तो चलिए आगे चलते हैं, जो हमारा अगला सेक्शन है यूपीएससी के लिए प्रश्न। तो यूपीएससी के लिए प्रश्न में निम्नलिखित पर विचार करें। नंबर 1, हवा में सल्फेट का छिड़काव। नंबर 2, डायरेक्ट एयर कैप्चर। नंबर 3, ओशन फर्टिलाइजेशन। नंबर 4, बादल पर खारे पानी का छिड़काव। उपरोक्त में से कौन सी विधियां सौर विकिरण प्रबंधन में सम्मिलित नहीं है? केवल एक, ए में, बी में 1 और 2, सी में 1 और 4, डी में 2 और 3। अब इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि आपके ज्यादा से ज्यादा दोस्त इससे लाभान्वित हो सके। आप ग्रुप में वैसे भी बहुत सारे वीडियो शेयर करते रहते हैं जो कोई काम का नहीं होता है, लेकिन ये आपका यूपीएससी के लिए काफी होगा, यूपीएससी का गेटवे साबित होगा। ये बात आपको तब पता चलेगा जब आपका 2021 का एग्जाम हो जाएगा। तो इसीलिए इसको सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने तक ही सीमित न रखें, बल्कि दोस्तों तक भी इसको शेयर करें। चलिए फिर हम अगला सेक्शन में जाते हैं, जो है पिछले प्रश्न का उत्तर। जो पिछला वीडियो में मैंने जो प्रश्न पूछा था उसका उत्तर देखिए क्या है। तो पिछले प्रश्न का उत्तर 6G कम्युनिकेशन के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 6G आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कम्युनिकेशन से संबंधित है, बिल्कुल सही है ये। 6G का उपयोग केवल मशीन द्वारा किया जाता है, ये गलत है। मशीन और मानव दोनों करते हैं इसका उपयोग, यानी इसका मानव भी उपयोग करेंगे। तीसरा चीज जो है, 6G के लिए अनुसंधान हाल ही में अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन द्वारा शुरू किया गया था, ये भी बिल्कुल सही है। तो आपका ये सही हो गया और ये सही हो गया, मतलब 1 और 3। तो चलिए देखें इसका चॉइस क्या क्या है। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ए केवल 1, बी 1 और 3, सी 2 और 3, डी उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर हो गया आपका 1 और 3, मतलब डी। तो इसका उत्तर हो गया। तो चलिए आप हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को बहुत कम सब्सक्राइब किया है। अगर कोई 2 मिनट का वीडियो रहता है या आधे घंटे का वीडियो रहता है और जो कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हंसी मजाक होता है, वो करते हैं। आपको अपना कैरियर बनाना है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि और दोस्तों में फैले। जैसा कि मैंने बताया था, अगर 1000 सब्सक्राइबर होता है तो हम आपको और मदद कर सकते हैं। एक कम्युनिटी वहां टैब आ जाता है हमारे पास, जिससे हम आपको इंटरेक्ट कर सकते हैं, आप टू वे कम्युनिकेशन के द्वारा इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप अपने दोस्तों को शेयर करें और ये जानकारी और तक फैलाएं, ताकि इस तरह का जो एक साधारण इनिशिएशन हमने चलाया है, जो इसमें आपको कोई पैसा नहीं लग रहा है, लेकिन इससे हम प्रोत्साहित होते हैं और आपको और अच्छे से अच्छा गुणवत्तापूर्ण वीडियो बना के देते हैं। तो चलिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।